दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बारहवीं चित्रकार। इससे पहले के वीडियो में हमने यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीयवाद को क्लियर किया, टॉपिक को क्लियर किया। और आज के वीडियो में हम यथार्थवादी जो टॉपिक है उससे पूरा क्लियर करेंगे और अच्छे से समझने की भी कोशिश करेंगे और उनके चित्रकारों के बारे में भी जानेंगे, चित्रों के बारे में भी, जो चित्रकार थे उनके बारे में भी हम इस वीडियो में आपसे पूरा क्लियर, जो इसका इन्हें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि बारहवीं चित्रकार थे कौन। जो बारहवीं का मतलब क्या है दोस्तों? बारहवीं एक गांव का नाम है जो पेरिस में है और जो फातेनब्लू वनों की सीमाओं के निकट स्थित था। और यहाँ पर जो चित्रकार आकर कार्य करते थे उन्हें बारहवीं चित्रकार नाम कहा गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको पता चला कि बारहवीं चित्रकार है क्या लिखा। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखो दोस्तों, जिस समय अपने पेरिस में नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद और यथार्थवाद एक दूसरे के विरोध में कार्य कर रहे थे ना, उसी समय कुछ चित्रकार थे वो पेरिस के निकट एक फातेनब्लू वनों में है ना जाकर है ना प्राकृतिक दृश्यों का कार्य कर रहे थे। अब 19वीं सदी से पहले कोई भी चित्रकार प्राकृतिक दृश्यों का कार्य चित्र नहीं करता, प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाता था प्रकृति में जाकर। ये उस समय के लिए एक अनोखी बात थी, उस समय के लिए बहुत अनोखी बात थी, क्योंकि ज्यादातर उस समय क्या था कि प्राकृतिक दृश्यों को जो चित्रों में ना गौण स्थान दिया जाता था। जो प्राकृतिक चित्र बनते थे वो तो काल्पनिक रूप से बनाए जाते थे या फिर क्या कहते हैं शास्त्रीय नियमों के आदर्शों के रूप में सिर्फ उनको स्थापित किया जाता था पीछे। और उस समय के विचार भी थे कि जो चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों का जो स्थान है वो गौण होना चाहिए, ये उस समय के विचार थे। लेकिन इस प्रथा को है ना बारहवीं चित्रकार ने तोड़ा हुआ है, प्रकृति में जाकर चित्र करना उन्होंने स्टार्ट किया और इसके लिए उन्होंने बारहवीं नामक गांव चुना। ठीक है, यहाँ पर जो चित्रकार, इनका कोई संघ नहीं था, जो चित्रकार जो अच्छा लगता वो वहां पर जाकर कार्य करता वहां पर। ठीक है, लेकिन बारहवीं में ये कार्य करने के कारण ये प्रसिद्ध हो गए बारहवीं के चित्रकार। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, जो इन चित्रकारों ने क्या किया था कि 1830 से 1840 तक खूब परिश्रम किया, खूब कार्य किया था। और आरंभ में इनका मजाक भी उड़ाया गया था, आरंभ में इनकी आलोचना भी की गई थी। लेकिन 1850 तक है ना इनके चित्र काफी लोकप्रिय हो गए और इनके चित्र बिकने भी लगे थे। अब मैंने इसके बारे में जो अपना टॉपिक है वो है प्रभाववाद। लेकिन प्रभाववाद की जो प्राकृतिक चित्र है वो इनसे काफी श्रेष्ठ है। लेकिन जो प्रकृति में जाकर स्थान पर चित्रण करने की प्रथा को बारहवीं चित्रकारों ने जन्म दिया, जिससे प्रेरणा पाकर प्रभाववादी आगे बढ़े। लेकिन जो प्रकृति में जाकर जो प्राकृतिक स्थानों में चित्रण करने की जो प्रथा को जन्म किसने दिया था? बारहवीं चित्रकारों ने। जिससे प्रेरणा किसको मिली थी? प्रभाववादी चित्रकारों से प्रेरणा मिली और वो प्रभाववाद भी प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते थे। ठीक है, अब एक चीज है कि इस समय क्या हुआ कि एक रोमांसवादी चित्रकार थे, जर्मन चित्रकार कास्पर डाविड फ्रीडरिश, है ना, और नाम याद रखना कास्पर डाविड फ्रीडरिश, जो अपने काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, जो अपने काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। और ज्यादातर मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी से पहले ज्यादातर जो चित्र थे वो प्राकृतिक दृश्य थे, वो सिर्फ काल्पनिक रूप से ही चित्र किए जाते हैं दृश्यों के। वो स्टूडियो में बैठकर ही चित्रकार है ना अपने हिसाब से प्राकृतिक जो पीछे का जो पृष्ठभूमि में जो प्राकृतिक दृश्य थे उनका चित्रण करता था। ठीक है, अब सर्वप्रथम जो जिन चित्रकारों ने प्रकृति में जाकर है ना प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करना स्टार्ट किया था उनमें कौन कौन थे? रूसो थे, दोबिनी थे, जा फ्रांस मिलेआगे और कोरो। ये चार प्रमुख आर्टिस्ट है जो बारहवीं चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें बारहवीं चित्रकार कहा जाता है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखना दोस्तों। अब दूसरी चीज बात में याद करते हैं तो बारहवीं चित्रकार थे वो यथार्थवादी प्रकृति चित्रण करते थे। अब यथार्थवादी, मैंने इससे पहले जो अपना वीडियो था यथार्थवाद के ऊपर बनाया था। देखो यथार्थवाद का जो प्रयोग है ना दो अर्थों में किया जाता है। पहले प्रकार के जो यथार्थवादी चित्रकार कौन होते हैं? वो होते हैं जो सामान्य जनता की सुख दुखों उसकी कहानियों घटनाओं को चित्रित करते हैं। ठीक है, जो पुरानी कथाओं कल्पनाओं को छोड़कर जो सामान्य जनता है उसके सुख दुखों को चित्रित करते हैं। एक तो वो होते हैं जो यथार्थवादी चित्रकार। दूसरे यथार्थवादी चित्रकार वे होते हैं जो मानव तथा वस्तुओं को है ना कल्पना की बजाय काल्पनिक बजाय उन्हें जो प्राकृतिक जो उनके प्राकृतिक स्वरूपों का चित्रण करते हैं, प्राकृतिक रूप में चित्रण करते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई गिलास है तो आप उस गिलास को देखकर चित्रित करोगे तो वो आपका यथार्थवादी प्राकृतिक चित्र होगा। एक होगी कि एक गिलास है वो आपने अपनी कल्पना से बनाया, उसको आप चित्र कर रहे हो अपने इमेजिनेशन से, तो वो हो गया काल्पनिक रूप से। तो यथार्थवादी जो बारहवीं चित्रकार है दूसरे अर्थ के यथार्थवादी चित्रकार थे जो प्राकृतिक दृश्यों का यथार्थ रूप में चित्रण करते थे बाहर जाकर। ठीक है,
अब इन आर्टिस्टों के बारे में पढ़ेंगे जो रूसो, दोबिनी, जाफ्रांस मिले और कोरो। हो सकता है कि आप क्या नाम से, अगर ये तो आपको समझ में आ गया कि जो 12वें चित्रकार थे वो कहाँ के थे, पेरिस के। और जो कौन से वनों की सीमा में बैठकर कार्य करते थे, फोंटेनब्लू, जो वनों की सीमा में जो 12वें चित्रकार नामक एक देहाती गांव था, वहां पर ये चित्रकार कार्य करते थे। ठीक है। प्रभाववाद की प्रेरणा किनसे मिली? प्रभाववाद की प्रेरणा 12वें चित्रकारों से मिली, क्योंकि वो उससे पहले प्रकृति में जाकर चित्रण कार्य करते थे। ठीक है। अब 12वें चित्रकारों के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? रूसो हो गए, दोबिनी हो गए, जाफ्रांस मिले हो गए, कोरो हो गए। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि जो 12वें चित्रकारों के प्रमुख चित्रकार, उनके चित्रों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन इंपोर्टेंट चीज पढ़ लेते जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन जो 12वें चित्रकारों में जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तेओदोर रूसो के बारे में। इनका जन्म 1812 में हुआ और मृत्यु इनकी 1867 में हुई थी। इनके जो प्रमुख चित्र थे देखो दोस्तों 1834 और 1848 में इनके चित्र राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए थे, स्वीकृत हो गए थे। और इनका एक प्रमुख चित्र है ओक के वृक्ष, यह इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था कि चित्रों में, है ना, इन्होंने रूस ने प्रकृति चित्रण में रूपकारों को अधिक महत्व दिया था। इनका मतलब है कि ना, इन्होंने ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व दिया था, प्रकाश को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जितना इन्होंने रूपकारों को महत्व दिया था। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो ओक का वृक्ष इनका एक प्रमुख चित्र माना जाता है। इनका जन्म 1812 में, मृत्यु 1867 में हुई थी। और इन्होंने रूपकारों को अधिक महत्व दिया था प्रकाश की तुलना में प्रकृति चित्रों में। ठीक है। दूसरे अपने सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है वह फ्रांको दोबिनी। दोस्तों ये जो चित्रकार थे वो 12वें चित्रकारों में सबसे लोकप्रिय चित्रकार हुए। ठीक है। चित्रों में प्रकाश को अधिक महत्व दिया। और आइस नदी का किनारा इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन था? आइस नदी का इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। देखो तेओदोर रूसो ने प्रकाश की तुलना में रूपकारों को अधिक इंपोर्टेंस दी, वहीं जो फ्रांको दोबिनी थी इन्होंने चित्रों में प्रकाश को सबसे अधिक इंपोर्टेंस दिया था। और आइस नदी का किनारा इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अब सब तीसरे इंपोर्टेंट चित्र है ये जाफ्रांसवा मिले। दोस्तों ये जो चित्रकार थे ये 12वें चित्रकारों में अपवाद मात्र चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने प्रकृति चित्रण तो नहीं किया, लेकिन जो 12वें चित्रकारों के साथ काम करने के कारण इन्हें भी 12वें चित्रकारों में गिना जाता है। इन्होंने ज्यादातर जो चित्र बनाए थे वो ग्रामीण जीवन के चित्र बनाए थे, ग्रामीण जीवन के आधारित चित्र बनाए थे। 1846 में इनके चित्र इंडिपस तथा पछोरने वाला प्रदर्शित हुआ था, राष्ट्रीय जो कला प्रदर्शनी थी उसमें। इनके अलावा इनका एक चित्र था कुदाली वाला आदमी। ये चित्रकार जो अमेरिका के जो एक कवि थे इन्होंने इसी शीर्षक से कविता की जो रचना की थी प्रस्तुत की थी, जिसके कारण ये चित्र भी काफी प्रसिद्ध हुआ था, कुदाली वाला आदमी। इन जो अमेरिकन जो कवि थे इनका नाम था एडविन मार्कहम। इन्होंने क्या किया था कि जो ये चित्र था इनका कुदाली वाला आदमी, इसी शीर्षक से अपनी कविता की रचना की थी। और इनके अन्य प्रमुख चित्रों में आ जाते हैं बीज बोने वाला और खाल मजदूर। ये दो इनके अलग इंपोर्टेंट चित्र हैं। इसके अलावा जो चौथे चित्रकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जो 12वें चित्रकार के अंतिम चित्रकार है और प्रमुख चित्रकार है कामिया कोरो की। तो इनका जन्म हुआ था 1796 में। ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने अन्य 12वें चित्रकारों की तरह अपने आप को सिर्फ प्रकृति चित्रों तक ही सीमित नहीं रखा। इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए, काल्पनिक चित्र बनाए। और उम्र के 50वें वर्ष में फ्रेंच सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया था, उम्र के 50वें वर्ष में। अब इन्होंने इंग्लिश चित्रकार, एक बार इन्होंने इंग्लिश चित्रकार कांस्टेबल के चित्रों को देखा और उनसे काफी प्रभावित हुए थे ये। 1855 में क्या हुआ, फ्रांस के राजा जो सम्राट थे, राजा थे, इन्होंने इनका चित्र खरीदा और जिससे इनकी काफी लोकप्रिय हुआ। उनके चित्र बिकने लगे थे, काफी चित्र इनके बिकने लगे थे। इनका एक प्रकृति चित्र है मोर्ती फांतेन की स्मृति, ये इनका प्रमुख चित्र माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ ये चित्र काफी प्रसिद्ध हुआ था उस समय, जो हर घर की दीवारों पर चित्र का अनुकरण भी किया जाने लगा। और इन्होंने जो व्यक्ति चित्र बनाए हैं उनमें स्त्रियों के चित्र सबसे अधिक बनाए हैं। जो व्यक्ति चित्र जितने बनाए हैं उन्होंने स्त्रियों के चित्र सबसे अधिक बनाए हैं। इनके अन्य प्रमुख चित्रों की अगर बात करें तो खंडित पठन, मोती पहने हुए स्त्री और कलाकार का कार्य कक्ष। जो ये कलाकार का कार्य कक्ष, ये चित्र गुस्ताव कुर्बेट ने बनाया था यथार्थवाद में, एक ग्रीक बालिका, ये इनका एक प्रमुख चित्र माना जाता है। इनके अलावा इनके कला संबंधी जो सिद्धांत, जो विचार थे, उन्होंने आकार व प्रयोजन को कला का मूल तत्व माना है। तो ये 4 चित्र थे दोस्तों इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपके
एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें ऐड करी है और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा, हर टॉपिक की तरह है। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा प्रभाववाद को लेकर होगा, उससे संबंधित आर्टिस्टों को लेकर होगा। और ये जो टॉपिक था हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे ही हम वीडियो जो आपके लिए बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।